तो मित्रों, हमने पिछले वाले जो भी वीडियोस थे उसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सौर मंडल, आकाश गंगाएं, ये सब देखा। इसके जस्ट पीछे वाले वीडियो में हमने देखा था ग्रह। तो हम जानते हैं कि सूर्य के चारों ओर जो भी पिंड चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। ग्रहों में हमने सारे ग्रह देखे, बुध हो, शनि हो, अरुण, वरुण और सबको देखा। इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं उसको हमने पिछले वाले वीडियोज में देखा। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा चंद्रमा, और चंद्रमा के साथ साथ में पृथ्वी के बारे में भी आज हम कुछ स्पेशली पढ़ेंगे, क्योंकि पृथ्वी जान रहे हैं आप कि इसी में जीवन है। अभी तक में वैसे मंगल में ये सोच रहे हैं कि शायद जीवन हो सकता है, लेकिन वर्तमान में पृथ्वी में ही जीवन है। और इस जीवन की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्यों जीवन है यहाँ पे, ये सारा कुछ आज हम देखेंगे। तो पृथ्वी टॉपिक में ये देखेंगे, और पहले हम देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर चंद्रमा। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टारगेट एंड गोल, और यदि आप इसके पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी देखें, ताकि आपको इसका एक क्रमबद्ध नॉलेज जो है वो मिल सके। तो चंद्रमा, मून, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकार में होता है। तो चंद्रमा जो कि एक उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह है पृथ्वी का, और पृथ्वी का एक ही उपग्रह है चंद्रमा। तो ये है, और इसके अध्ययन को हम सेनोलॉजी कहते हैं। और चंद्रमा में एक भाग ऐसा है जो कि अंधकार में रहता है, मतलब वो दिखाई नहीं देता है हमें। अभी आगे हम पढ़ेंगे कि क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि ये अपनी धुरी में घूमना और पृथ्वी का चक्कर लगाना, ये जो है इसकी सेम टाइम में होता है, इसलिए हम चंद्रमा का एक्चुअली एक ही भाग देख पाते हैं हमेशा। तो दूसरा भाग जो अंधकारमय भाग है, उसी अंधकारमय भाग में धूल का एक बहुत बड़ा मैदान है, जिसे यहाँ शांति सागर नाम से जाना गया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लीबनिट्ज पर्वत, जिसकी ऊंचाई 35,000 फीट या 10,668 मीटर है, चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। एग्जाम में सीधे पूछता है कि जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं, तो जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है, और इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक घूर्णन करता है। यही कारण है कि चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग दिखाई दे सकता है। तो देखिए, चूंकि ये 27 दिन 8 घंटे में अपनी धुरी में और पृथ्वी का जो ये चक्कर लगा रही है उसमें ये सेम टाइम लगभग है, इसीलिए हम एक भाग उसका देख पाते हैं, और 57% भाग ही उसका देखा जा सकता है। चंद्रमा का अक्षतल पृथ्वी के अक्ष के साथ 58 पॉइंट, मतलब कि 58 डिग्री और 48 मिनट का एक कोण बनाता है, अक्ष का कोण बनाता है। चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष के लगभग समानांतर है। इसका परिक्रमण पथ भी दीर्घ वृत्ताकार है। दीर्घ वृत्ताकार, देखिए वृत्त जो होता है वो सीधे ऐसा वृत्त होता है, लेकिन दीर्घ वृत्त थोड़ा सा ऐसा होता है, मतलब कि वो ध्रुवों ऊपर और नीचे यहाँ पर थोड़ा हमें चपटा दिखाई देता है, अंडाकार लगभग वो होता है। चंद्रमा का व्यास 3,480 किलोमीटर तथा द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 भाग है। तो पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 भाग चंद्रमा का द्रव्यमान है। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि जो है वो है 29.53 दिन, मतलब कि 29.5 दिन के लगभग, यानी कि 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 2.8 सेकेंड होती है। इस समय को एक चंद्रमास या साइनोडिक मास कहा जाता है। नक्षत्र समय के दृष्टिकोण से चंद्रमा लगभग 27.5 दिन में पुनः उसी स्थिति में होता है, मतलब कि जो पहली स्थिति होगी 27.5 दिन में उसी स्थिति पे चंद्रमा आ जाता है। 27.5 दिन मतलब कि 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.6 सेकेंड की यह अवधि एक नक्षत्र मास कहलाती है। ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 होता है। अब देखिए, जो ज्वार उठते हैं समुद्र में, जो ज्वार भाटा आता है, उसका कारण क्या है? चंद्रमा और सूर्य की शक्तियां। तो चंद्रमा और सूर्य की शक्तियों में से सूर्य की शक्ति और चंद्रमा की शक्ति का जो अनुपात है वो है 11:5।
तो 11 भाग जो शक्ति है वो सूर्य की और 5 भाग शक्ति जो है चंद्रमा की। इन दोनों के मिलने से समुद्र में ज्वार उठता है। इनके आकर्षण से पानी ऊपर की ओर उठता है, खिंचता है, और इसे ही हम ज्वार कहते हैं। ज्वार क्या होता है कि सागर के तल का ऊपर उठ जाना ज्वार और नीचे गिर जाना भाटा कहलाता है। अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए चट्टानों से पता चला है कि चंद्रमा भी उतना ही पुराना है जितना कि पृथ्वी, यानी कि 460 करोड़ वर्ष। इन चट्टानों में टाइटेनियम की मात्रा अधिकता है, यानी कि जो अपोलो के यात्री जो थे वो जो लाए थे टुकड़े, उनमें से टाइटेनियम की मात्रा क्या है, काफ़ी ज़्यादा मिलती है। सुपरमून क्या होता है, देखिए, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को हम सुपरमून कहते हैं। इसे पेरजी फुल मून भी कहते हैं। इसमें चांद 14% ज़्यादा बड़ा तथा 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। सुपरमून का मतलब ही है कि जब वो नज़दीक होगा तो ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा, तो जितना है उतने से वो 14% ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है और 30% अधिक ज़्यादा वो चमकीला दिखाई देता है। चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी अगर हम देखें तो 3,84,365 किलोमीटर इसके बीच की दूरी है। ब्लू मून क्या होता है? एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं हों तो दूसरी पूर्णिमा की जो चांद है उसको हम ब्लू मून कहेंगे। इसका मुख्य कारण 2 पूर्णिमाओं के बीच में जो अंतराल है वो 31 दिन से कम का होना है। ऐसा 2-3 साल पर होता है। अगस्त 2012 में 2 पूर्णिमाएं, मतलब कि एक 2 अगस्त को और एक 31 अगस्त को थी, तो इसलिए 31 अगस्त वाली जो पूर्णिमा हो गई वो कौन सी हो गई? ब्लू मून। मतलब अगर एक ही महीने में 2 पूर्णिमा आ जाएं तो दूसरी वाली को ब्लू मून कहा जाता है। और इसी प्रकार से अगर किसी भी ईयर में 2 या 2 से अधिक यदि ब्लू मून हो जाते हैं तो उस वर्ष को ब्लू मून ईयर कहा जाता है, ब्लू मून ईयर कहा जाता है, जो कि 2018 में ऐसी घटना हुई थी। और 2018 में जो ब्लू मून है या तो 2 या 2 से अधिक अगर है तो उसको क्या कहेंगे? ब्लू मून ईयर कहेंगे। और ये स्थिति 2018 में हुई थी। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर वह स्थान है जहां अमेरिका का अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा था। तो अमेरिका का अंतरिक्ष यान अपोलो 11 जिस जगह पे उतरा था चंद्रमा में, उसका नाम रख दिया गया है क्या? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। बौने ग्रह क्या होते हैं? हमने पढ़ा था कि जो यम है उसको बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया था। तो यम यानी कि प्लूटो, IAU ने इसका नया नाम क्या रखा है? देखिए, इसको याद करने का तरीका 134340, ठीक है। इसको याद कैसे? 134340 इसका नाम रख दिया गया है किसका? यम का, यानी प्लूटो का। क्लॉड टामवो ने 1930 में इसे खोजा था। ये जो यम है इसको क्लॉड टामवो ने 1930 में इसकी खोज की थी। अगस्त 2006 की IAU जो ये संगठन है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है, इसने इसकी जो प्राग सम्मेलन की जो वो हुआ था उसके मापदंड के हिसाब से यम जो है वो ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। और यम के ग्रह की श्रेणी में न रखे जाने के कुछ कारण थे, जिसमें से पहला कारण है कि आकार में चंद्रमा से छोटा, मतलब कि इसके जो उपग्रह हैं उन उपग्रहों से ये छोटा है। जैसे हमारी चंद्रमा, हमारा उपग्रह पृथ्वी का, लेकिन पृथ्वी का जो उपग्रह चंद्रमा है वो पृथ्वी से छोटा है, ना कि बड़ा है। लेकिन अगर हमारी चंद्रमा हमारी पृथ्वी से बड़ा हो जाए या बड़ा होता तो हम अपने पृथ्वी को ग्रह की संज्ञा नहीं देते। इसी प्रकार से जो यम है, यम का जो एक उपग्रह है चंद्रमा है, वो उसके खुद के आकार से बड़ा है, इसलिए इसे ग्रह की श्रेणी से हटाने जाने का पहला ये कारण बना। दूसरा है इसकी कक्षा का वृत्ताकार नहीं होना। चूंकि ये क्या करता है कि इसकी वृत्ताकार कक्षा न होने की वजह से ये वरुण की कक्षा को काटता है। अब वरुण की कक्षा को यदि ये काटता है तो इस कारण से भी इसको ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा गया है। सेरस, इसकी खोज इटली के खगोल शास्त्री पियाजी ने किया था। IAU की नई परिभाषा के अनुसार इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। इसे संख्या 1 से जाना जाएगा। इसका व्यास बुध
के व्यास का 1/5 है। इसका जो व्यास है यम का कितना है, बुध के व्यास का 1/5 है। और हम जानते हैं कि बुध सबसे छोटा ग्रह है, उससे भी ये उसका भी 5वां भाग है। अन्य बौने ग्रह जो हैं चेरान हैं एवं 2003 UB 313 इरिस नाम से, तो ये अन्य बौने ग्रह हैं। यहाँ सूर्य परिवार की देखिए सौर परिवार की सारणी दी है, जिसमें से जो बुध है, बुध का व्यास दिया है यहाँ पे 4878। अब देखिए ये व्यास और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा याद करने की उस तरह आवश्यकता नहीं, यहाँ पर सिर्फ आप थोड़ा सा दिमाग में रख सकते हैं और पृथ्वी का थोड़ा सा याद करके जरूर रख सकते हैं। बाकी इनकी जो यहाँ पर उनके उपग्रहों की संख्या दी है और यहाँ पर परिक्रमण काल दिया है कि परिक्रमण काल उनका कितना है। और ये जो परिक्रमण काल, ये दिन और ये सब नापा गया है, ये पृथ्वी के टाइम के हिसाब से इसको कैलकुलेट किया गया है। तो पहला है इसमें जैसे बुध, तो बुध है तो इसका जो व्यास है वो 4878 किलोमीटर है। परिक्रमण काल इसका कितना है 58.6, मतलब कि 58.6 दिन है और 88 दिन में ये चक्कर लगा लेता है और इसके उपग्रह एक भी नहीं है। शुक्र है दूसरा, 12,104 इसका व्यास है और ये परिक्रमण काल जो है इसका ये है 243 दिन। और इस प्रकार से ये इसका देखिए यहाँ पर ये जो परिक्रमण काल दोनों एक चीज यहाँ पे एक इसमें परिभ्रमण होना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि देखिए ये अपने अक्ष पर जो लगाता है यहाँ पे चक्कर, और यहाँ पर जो सूर्य के चारों ओर, हालांकि यहाँ पे आइडेंटिफाई इन्होंने किया है। तो यहाँ पर देखिए ये जो शुक्र है 12,104 इसका व्यास है और ये अपने अक्ष पर घूमता है 243 दिन में, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है 224.7 दिन में। उपग्रह इसके एक भी नहीं है। पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का व्यास जानते हैं कि 12,756 से लेके 12,714 तक है, क्योंकि जो ध्रुव हैं वहाँ पर इसका व्यास क्या है, कम है। और अपने अक्ष पे चक्कर लगाने में इसको लगता है मतलब कि 24 घंटा यानी कि 23.9 घंटे, और जो सूर्य का चक्कर लगाने में ये 365 दिन या फिर कहें तो 365.26 दिन, तो 365 दिन ही आप इसको याद करके रख सकते हैं। और चंद्रमा इसका एक उपग्रह है। मंगल ग्रह, इसकी जो व्यास है वो है 6,796 और इसका अपने अक्ष में घूमने का जो टाइम है वो 24.6 घंटे, मतलब लगभग 24 घंटे है। और सूर्य की परिक्रमा लगाने का इसका जो टाइम है वो है 687 दिन। और इसके 2 उपग्रह हैं। बृहस्पति की अगर बात करें तो यहाँ पर इसका जो व्यास है वो है 1,42,984 किलोमीटर इसका उस प्रकार से व्यास है। और ये अपनी जो उसमें धुरी पे घूमता है वो 9.9 घंटे में, यानी लगभग 10 घंटे में घूम लेता है। और इसका जो सूर्य का चक्कर लगाने का टाइम है वो 11.9 वर्ष यानी कि 12 वर्ष के लगभग है। और इसके 67 उपग्रह। देखिए इसके बृहस्पति और शनि, इन दोनों के उपग्रहों की संख्या बदलती रहती है, क्योंकि नई नई खोजों में इनके नए नए जो उपग्रह हैं वो खोजे जाते हैं, तो उनकी संख्या वेरी करती रहती है। इसके लुसेंट के हिसाब से इसमें 67 उपग्रह हैं। शनि का जो व्यास है वो है 1,20,536 किलोमीटर और ये अपनी धुरी पे जो घूमता है वो 10.3 घंटे में और 29.5 वर्ष में ये चक्कर लगा लेता है सूर्य का। और इसके उपग्रहों की संख्या 62 है। अरुण की बात करें तो 51,118 किलोमीटर इसका व्यास है और ये अपनी धुरी पे घूमने पे जो टाइम लेता है वो लेता है 17.2 घंटे और 84 वर्ष इसको चक्कर लगाने में लग जाता है सूर्य का। 27 इसके उपग्रह हैं। वरुण की बात करें तो 49,100 मतलब 49,100 इसका व्यास है 30 किलोमीटर और अपनी धुरी में घूमने में 16.1 घंटे टाइम लेता है। 164.8 वर्ष ये जब सूर्य का चक्कर लगाता है तो उसको इतना समय लगता है और 13 इसके उपग्रह हैं। तो ये जो IAU यानी अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ है उसके अनुसार ये आंकड़े दिए गए हैं। लघु सौरमंडलीय पिंड, हमने बड़े पिंड पढ़े, लेकिन कुछ ऐसे पिंड हैं जो छोटे पिंड हैं लेकिन वो सौरमंडल के भाग हैं, उसे देखते हैं। यहाँ पर पहला है देखिए क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं कि मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं
जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं उसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। खगोल शास्त्रियों के अनुसार ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे टुकड़ों से क्षुद्र ग्रहों का निर्माण हुआ है। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर एक गड्ढा बन जाता है जैसे, और उसी से झील का निर्माण भी हो जाता है। तो अपने यहाँ पर महाराष्ट्र में जो लोनार झील है वो इसी क्षुद्र ग्रह के कारण बनी हुई है। अब इसको थोड़ा सा अगर और मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो हमने यहाँ पर देखा कि मंगल और बृहस्पति, क्योंकि जो जैसे ये सूर्य है मान लीजिए, फिर हम आते हैं तो मान लीजिए हमें बुध मिलता है, शुक्र मिलता है, पृथ्वी मिलता है, पृथ्वी अपनी ग्रह मिलती है, फिर इसके बाद में मान लीजिए मंगल हो जाता है और बृहस्पति हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए इस पट्टी पे यहाँ पर क्षुद्र ग्रह मिलते हैं। तो ये हमेशा प्रश्न पूछता है कि किन ग्रहों के बीच है ये पट्टी, तो ये है मंगल और बृहस्पति के बीच में, और ये उनके जो ग्रह हैं उनके ही टूटे हुए टुकड़े या उसके भाग हैं। फॉरबेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। धूमकेतु, इनको कॉमेट कहते हैं। धूमकेतु देखिए, धूम मतलब धुआं है ना, अब धुएं से संबंधित, तो धुआं कैसे इनमें बनता है इसको देखते हैं। सौरमंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान हैं जो धूमकेतु या पुच्छल तारे के नाम से जाने जाते हैं। यह गैस एवं धूल का संग्रह है। किसका? ये गैस और धूल का संग्रह है जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं। धूमकेतु केवल तभी दिखाई पड़ता है जब वह सूर्य की ओर अग्रसर होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें इसकी गैस को चमकीला बना देती हैं। धूमकेतु की पूंछ जो होती है वो हमेशा सूर्य से दूसरी ओर होती है। अब क्या है कि जैसे ये सूर्य है, अब सूर्य के आकर्षण के कारण कोई यहाँ से मान लीजिए एक धूमकेतु है, इधर को चलता है, तो जब वो इधर को चलेगा तो अपने पीछे इस तरह से एक पूंछ बनाएगा। तो ये जो पूंछ है वो सूर्य से दूसरे विपरीत दिशा में होगी, और चूंकि इसमें गैस और पानी का भंडार है एक प्रकार से, इसलिए वो चमकीला पूंछ हमें दिखाई देती है। हैले नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल 76 वर्ष है। यह अंतिम बार 1986 ईसा में दिखाई पड़ा था। अगली बार अब देखिए 1986 में दिखाई पड़ा, और इसका जो परिक्रमा लगा के जो काल है आने का वो 76 वर्ष है। तो 1986 प्लस 76 मतलब कि 2062, तो 2062 में ये दोबारा दिखाई देगा। तो ये अस्थायी होते हैं एक्चुअली, आगे हमें बताया भी गया होगा कि ये अस्थायी होते हैं, लेकिन इनके वापस आने का टाइम फिक्स होता है। मतलब कि यह तो बीच में डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, लेकिन देखिए ये जो निकाय है पूरा सौरमंडल ऐसा निकाय है जो बहुत ही सिस्टमैटिक बना है। अगर मान लीजिए ये सूर्य है, एक पिंड यहाँ से भी अगर चक्कर लगा रहा है तो ये अपने फिक्स टाइम पे चक्कर लगा के दोबारा अपनी इसी स्थिति में आएगा, ये पक्का है। अब बीच में अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाता है वो अलग बात है, लेकिन इसकी जो निकाय है ये इस हिसाब से बना हुआ है। अगला इसमें है क्या? उल्का। उल्काएं प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में देखते हैं जो आकाश में क्षण भर के लिए दमकती हैं और लुप्त हो जाती हैं। उल्काएं क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े व धूमकेतु द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं। एक्चुअली जो उल्काएं होती हैं जब ये पृथ्वी के आकर्षण के कारण पृथ्वी की ओर आती हैं तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसके घर्षण से ये जलने लगती हैं और प्रकाश की एक चमकीली हमें रेखा दिखाई देने लगती है। इसे ही हम उल्का कहते हैं। कभी अगर आपने गौर से देखा भी हो तो आपको ये उल्काएं कभी कभी दिखाई देती हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगला वाला वीडियो हम वैसे लेने वाले थे इसमें पृथ्वी का भी, लेकिन ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए पृथ्वी और उसका जो सौरिक संबंध है इसको हम अगले वाले वीडियो में फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए इस चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।